हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वेदा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में अप्रैल मंथ के लिए। अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि 50 करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में 50 और कवर करेंगे और एक और वीडियो आएगा अप्रैल मंथ के इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया का जो रैंक आया है पासपोर्ट इंडेक्स में वो आया है 144। ठीक है, यूएई ने टॉप किया है। ठीक है, तो हमारा जो रैंक है इंडिया का पासपोर्ट इंडेक्स में वो गिरा है। ठीक है, कैसे हुआ है ऐसा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें इंडिया के जो मोबिलिटी स्कोर हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले आपने देखा होगा 2021 और 23 में ये जो कोरोना का जो पेंडेमिक रहा है उसके चलते और पोस्ट पेंडेमिक के कारण ये जो स्कोर है इसमें डिक्रीज़ आया है। 2022 में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था, स्कोर इम्प्रूव हुआ था, लेकिन वापस फिर से 2023 में इसका स्कोर गिर गया है, 70 हो गया है। ठीक है, 19 में 71 था। ठीक है, 2022 में 73 हो गया और अब 2023 में 70 हो गया है, तो डिक्लाइन आया है। ठीक है, ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं हुआ, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके स्कोर में डिक्लाइन आया है। ठीक है, तो आपने पोजीशन याद रखनी है 144। और साउथ कोरिया और अगर हम जापान की बात करें तो इन्होंने अपना जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। साउथ कोरिया की जो पोजीशन है पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में वो है 26। ठीक है, साउथ कोरिया का जो मोबिलिटी स्कोर है 174 है, माफ़ कीजिएगा, इसकी जो पोजीशन है वो 12th है। ठीक है, और जापान की जो पोजीशन है वो 26 है और इसका जो स्कोर है 172 है। और जो यूएई है वो टॉप स्कोरर रहा है, 181 स्कोर्स रहे हैं इसके। ठीक है, तो आपने इंडिया की और टॉप पोजीशन पे यूएई है उसकी पोजीशन को याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकेंड टाइम इन अ रो मुंबई रैंक्स अमंग वर्ल्ड्स ट्री रिच सिटीज़ 2022। दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मुंबई को वर्ल्ड की ट्री रिच सिटीज़ में जो है वो रैंक मिला है। लगातार दूसरे साल ऐसा हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO है जिसने ये अनाउंस किया है कि इंडिया की जो कमर्शियल कैपिटल है मुंबई, इसको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड ट्री सिटी में। इस लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है लगातार दूसरी बार। ठीक है, क्योंकि इसके जो जंगल हैं उसमें वृद्धि हुई है और जंगलों को मेंटेन भी करके रखा है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, इसने। ठीक है, द ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द आर्बर डे फाउंडेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में ये बेस्ड है संस्था। ठीक है, जिसके द्वारा इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है to recognize cities and municipalities that are committed to ensuring their urban forest and trees are properly preserved। ठीक है, जो म्यूनसिपलिटी हैं वो इंश्योर करें कि उनके जो जंगल हैं, ठीक है, वो हरे भरे हैं और प्रॉपरली उनका जो संरक्षण है वो किया जा रहा है, ताकि सस्टेनेबिलिटी को मैनेज किया जा सके और एक्नॉलेज किया जा सके। ठीक है, तो मुंबई का नाम याद रखना है आपने, ट्री रिच सिटीज़ में इसको दूसरी बार स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, श्री नितिन गडकरी इंस्पेक्ट्स जेड मोरार टनल विद लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनकी प्रेजेंस में जेड मोराह टनल जो कि श्रीनगर और लेह हाईवे NH1 पे बनने जा रहा है उसकी इंस्पेक्शन की है। ठीक है, लगभग 25,000 करोड़ की लागत से जम्मू एंड कश्मीर में 19 टनल बनने जा रहे हैं। ठीक है, इसी के तहत ही ये 6.5 किलोमीटर का ये जो जेड मोराह नाम के
का टनल है ये बनने जा रहा है, और इसकी सिर्फ अगर इसी की बात करें तो इसकी लागत आ रही है 2680 करोड़ रुपया। ठीक है, 2 लेन रोड टनल बनने जा रहा है ये माउंटेन ग्लेशियर थजीवास के अंडर। ठीक है, तो ये जो गगनगीर और सोनम मार्ग नाम की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बनने जा रहा है। ठीक है, उसी के बीच में बनने जा रहा है। ठीक है, इसका जो टारगेट है कि ये जो टनल है लगभग दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। एरिया जो जेड मोरार टनल का जो है वो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो जो श्रीनगर और कारगिल की जो कनेक्टिविटी है उसका जो ट्रेवल टाइम है उसको भी कम करेगा। ठीक है, श्रीनगर से लेह का जो ट्रेवल टाइम है उसको भी कम करेगा। तो जो टनल बनते हैं आमतौर पे इससे डिस्टेंस का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है, समय कम खर्च होता है। ठीक है, तो ये जो इंटायर रीजन है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये बहुत ही मतलब कि ज़रूरी है, बहुत ही अहमियत रखता है। और जो इस एरिया का सोनमार्ग का जो टूरिज़्म है उसको भी मतलब कि उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो थजीवास ग्लेशियर है उसमें जो वाइट वाटर राफ्टिंग है, ठीक है, उसको भी इससे प्रमोशन मिलेगा, मतलब कि टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट किया जाएगा। तो इस लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। जेड मोरार टनल ध्यान रखना है आपने, जम्मू एंड कश्मीर में ये बनने जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार स्पोर्ट्स साइन बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो स्टार स्पोर्ट्स ने साइन किया है रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये जो स्टार स्पोर्ट्स है इसको ओन करता है वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया। इन्होंने अपॉइंट किया है रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर। इसके सिर्फ कोई एक ही ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, और भी कई सारे हैं। अभी जो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है वो इनको किया गया है। ठीक है, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं रणवीर सिंह जी को। इसके अलावा काफ़ी ऑडियंस है जो कि इनको देखना पसंद करती है, और ये स्पोर्ट्स के साथ भी इंगेज रहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो मिस्टर सिंह है रणवीर सिंह जी हैं वो एक्ट करेंगे एज अ सूत्रधार और अ नरेटर फॉर अपकमिंग सीजन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो मैचेस चल रहे हैं। ठीक है, तो इस कंपनी ने इसकी जो ब्रांडिंग की है वो की है एज अ इनक्रेडिबल लीग। ठीक है, इसके अलावा वो पार्टिसिपेट करेंगे क्रिएटिंग कंटेंट फॉर IPL। ठीक है, जो कि शेड्यूल 31 मार्च से हो चुका है, मतलब ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनका रोल होता है कि वो जो भी चैनल से रिलेटेड या फिर जो भी इससे संबंधित इवेंट्स होते हैं उनको उनके जो कैंपेन्स हैं उनको वो प्रमोट करें। ठीक है, और इन इवेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल होगा, प्रीमियर लीग होगा, प्रो कबड्डी होगा, एशिया कप और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, और इसके अलावा पीछे हमने न्यूज़ कवर की थी कि जो मिस्टर रणवीर सिंह हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी फॉर इंडोर्समेंट 2022 जो है उनको माना गया है, मतलब कि वो बन गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे हम। स्पाइस जेट्स अजय सिंह टेक्स ओवर एज एसोचैम प्रेसिडेंट। ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है स्पाइस जेट के जो अजय सिंह हैं उनको। ठीक है, और उन्होंने रिप्लेस किया है सुमंत सिन्हा जी को, जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रीन्यू पावर। इसके अलावा जो संजय नायर जी हैं जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन थे सोवरेन इन्वेस्टमेंट फंड के, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ न्यू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। ठीक है, अजय सिंह जी जो है उनका बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, अगर हम एसोचैम की बात करें तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये एक लीडिंग ट्रेड एसोसिएशन है भारत की, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1920 में हुई थी। ये एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ इंडियन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री को। ठीक है, और ये वर्क करता है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
तो ध्यान रखना है, अजय सिंह जी को अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, टाटा पावर अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रवीर सिन्हा एज CEO एंड MD। टाटा पावर ने वापस रीअपॉइंटमेंट कर ली है प्रवीर सिन्हा की एज अ CEO एंड MD। ठीक है, तो यही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे टाटा पावर के प्रवीर सिंह जी। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट हुई है उनकी 4 सालों के लिए, 2027 तक अब वो इस पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट इनकी दोबारा से मतलब कि जो है वो 30 अप्रैल 2023 से शुरू हो गई है। ठीक है, उनकी लीडरशिप में जो टाटा पावर है उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। ठीक है, और इसके अलावा मतलब कि उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ही उनकी वापस अपॉइंटमेंट कर ली गई है, क्योंकि ये जो टाटा पावर है, ठीक है, ये सेंचुरी ओल्ड पावर यूटिलिटी कंपनी है जो कि काम कर रही है न्यू एज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंड कस्टमर सेंट्रिक ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन कंपनी के तौर पे। ठीक है, तो बताना चाहूँगी कि इन्होंने PhD की हुई है फ्रॉम IIT दिल्ली से। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो संबंध है वो रिसर्च एसोसिएट एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोस्टन USA से भी रहा है। ठीक है, अगर हम टाटा पावर की बात करते हैं तो ये एक इंडियन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है। ठीक है, ये टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इसके कई तरह के कई डाइवर्स बिजनेसेस हैं। टाटा पावर जो है वो ऑपरेट करता है वेरियस एरियाज ऑफ पावर सेक्टर इंक्लूडिंग द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपने नाम याद रखना है, प्रवीर सिन्हा का टाटा पावर की CEO और MD वापस नियुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, UAE प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सन एज आबू धाबी क्राउन प्रिंस। ठीक है, तो UAE के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने बेटे को आबू धाबी का क्राउन प्रिंस जो है वो नियुक्त कर दिया है। ठीक है, इन अ रीसेंट अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ऑफ UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैज़ अपॉइंटेड हिज सन शेख खालिद एज क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी द कैपिटल ऑफ गल्फ अरब स्टेट। ठीक है, तो आपने इनका नाम याद रखना है, जायद अल नहयान जो कि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नियुक्त किया है अपने बेटे शेख खालिद को द क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी। ठीक है, अलॉन्ग साइड द अपॉइंटमेंट शेख मोहम्मद ऑल्सो नेम्ड हिज अदर ब्रदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान, शेख तहनौन बिन जायद अल नहयान एंड हाजा बिन जायद अल नहयान एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UAE। तो इन सब के नाम याद रखने हैं, इनको नियुक्त किया गया है UAE के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, डिप्टी रूलर्स ऑफ आबू धाबी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, डेनियल मूखे बिकम्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ट्रेजरर इन ऑस्ट्रेलिया। ट्रेजरर कहा जाता है कोषाध्यक्ष को, तो डेनियल मूखे पहले ऐसे इंडियन ओरिजिन भारतीय मतलब के बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिनको कि वहाँ पे कोषाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो डेनियल मुखी अडॉप्टेड द होली भगवद गीता एज अ प्लेज ऑफ डिवोशन। उन्होंने गीता की शपथ ली है वहाँ पे। ठीक है, क्रिस मिन्स द प्रीमियर ऑफ साउथ वेल्स, द 6 अदर मिनिस्टर्स वर ऑल्सो स्वॉन इन एट द सेरेमनी। कुछ और मिनिस्टर्स ने भी शपथ ली है। ठीक है, और ये रिप्लेस करने जा रहे हैं स्टीव वॉगन को इस पोस्ट के लिए। इससे पहले 2015 में उनको इलेक्ट किया गया था लेबर बाय द लेबर टू रिप्लेस स्टीव वाहन इन द न्यू साउथ वेल्स अपर, मेकिंग हिम द स्टेट्स फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन बैकग्राउंड, द फर्स्ट टू टेक ओथ ऑफ एलिजियंस ऑफ ऑन द भगवद गीता। ठीक है, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो माइग्रेट हुए थे पंजाब से ऑस्ट्रेलिया में 1973 में। तो इनका नाम याद रखना है डेनियल मुखी। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है, और इस वक्त वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एंथनी अल्बनीज़ हैं। नेक्स्ट है, राहुल बोस हैज़ अ रग्बी स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हिम इन ओडिशा। तो राहुल बोस एक इंडियन एक्टर हैं। ठीक है, उनके नाम पर
ओडिशा में एक रग्बी स्टेडियम का नाम जो है उसको रखा गया है। ठीक है, एक्टर राहुल बोस जी हैं, उन्होंने खुद ही इनागोरेट किया, उद्घाटन किया इस स्टेडियम का। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स हुज टॉयल इज़ रिटन ऑन द सॉइल ऑफ एवरी ग्राउंड इन दिस कंट्री। उन्होंने ये बात जो है वो ट्विटर पे लिखी। ठीक है, और राहुल रिप्रेजेंटेड इंडिया इन रग्बी अपेयरिंग द 7 इंटरनेशनल्स एंड करंटली सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रग्बी इंडिया फुटबॉल। इस वक्त वो सर्व कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रग्बी इंडिया फुटबॉल। ठीक है, तो आपने याद रखना है ओडिशा में बना है रग्बी स्टेडियम जो कि एक्टर राहुल बोस के नाम पे है। ओडिशा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है हमारा वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह इज़ न्यू चीफ ऑफ नेवी, न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी। तो नए वाइस चीफ नेवी के जो बने हैं वो बने हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। ठीक है, 2 अप्रैल 2023 को इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हो गई है। ठीक है, एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, और इन्होंने ज्वाइन की थी नेवी 1986 में। ठीक है, इस वक्त जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो है एडमिरल आर हरी कुमार। ठीक है, ये बने हैं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो है एडमिरल आर हरी कुमार। ठीक है, इंडियन नेवी जो थी है इसको फाउंड किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और इंडियन नेवी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्विटर लोगो चेंज्ड, एलॉन मस्क रिप्लेसेस ट्विटर्स ब्लू बर्ड विद डॉगी मीम। ठीक है, तो जो ट्विटर का लोगो है उसको चेंज कर दिया गया है। स्पेस एक्स और टेस्ला के जो सीईओ एलन मस्क हैं उन्होंने ये मेजर स्टेप लिया है और ये जो पुराना लोगो था उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, अब ब्लू बर्ड की बजाय अब डॉगी मीम जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये इसलिए किया गया है ताकि जो डॉगे कॉइन क्रिप्टो करेंसी है उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये एक दिलचस्प बात है कि जो ट्विटर का लोगो है वो सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन पे ही चेंज हुआ है, बाकी जो मोबाइल ऐप है ठीक है उस पर अभी भी वही ब्लू बर्ड लोगो जो है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जो ट्विटर है वो एक अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है जो कि सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, और इसके जो सीईओ हैं वो एलन मस्क हैं। 27 अक्टूबर 2022 से इसको जो फाउंड किया गया था ट्विटर को वो किया गया था इनके फाउंडर्स जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, बिज स्टोन और नोआह ग्लास के द्वारा। इसको फाउंड किया गया था 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि डॉगी मीम जो है उसको रिप्लेस किया गया है ब्लू बर्ड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल पासेस अवे एट 95। प्रकाश सिंह बादल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उनका देहांत हो गया है 95 वर्ष की उम्र में। ये अकाली दल के लीडर थे। ठीक है, और इनका मोहाली में देहांत हुआ है। इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल करियर था उसको शुरू किया था एज अ सरपंच। ठीक है, बाद में उन्होंने असेंबली इलेक्शंस में भाग लिया था 1957 में, 1957 में एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और वो पंजाब के सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे एट द एज ऑफ 43। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था वो अबुल खुराना नाम के विलेज में हुआ था पंजाब में। ठीक है, जो कि राजस्थान बॉर्डर के पास है। और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो लाहौर के फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की थी। पूरे उनके पॉलिटिकल करियर में जो कि 70 सालों का है, लगभग 7 डेकेड्स में जो कि फैला हुआ है, प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो सिर्फ 2 ही बार हारे हैं। एक बार 1967 में हारे थे और एक बार 2022 में पंजाब असेंबली इलेक्शंस में पिछले साल हारे थे वो। ठीक है, और बादल्स पार्टी एंडेड इट्स अलायंस विद बीजेपी इन 2020 ड्यू टू फार्मर्स एजिटेशन अगेंस्ट न्यू एग्रीकल्चरल लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंटर। तो आपको याद होगा कि
20 में जो कि सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसानों से संबंधित कानून लाए गए थे, उसके विरोध में इन्होंने बीजेपी के साथ अपना जो अलायंस था वो तोड़ दिया था। ठीक है, तो अगर हम प्रकाश सिंह बादल जी के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर वो 5 टर्म्स के लिए रहे हैं। सबसे पहले वो बने थे 70 से 71 के लिए, सिर्फ 1 साल ही रहे थे। फिर 77 से 80 तक 3 साल तक, फिर 97 से 2002 तक, फिर 2007 से 2012 तक, और 2012 से 2017 तक। ठीक है, तो याद रखना है आपने, 2007 से 17 तक तो लगातार 10 साल तक रहे थे। इससे पहले 97 से 2002 तक, 77 से 80 तक, और 70 से 71 तक। ठीक है, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट बात करेंगे हम पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट तारिक फ़तेह पासेस अवे। तारिक फ़तेह जो कि पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट पत्रकार थे, उनका भी देहांत हो गया है। ठीक है, पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट हु रेफर्ड हिमसेल्फ एज अ मिडनाइट चाइल्ड, वो अपने आप को मिडनाइट चाइल्ड कहते थे। मिडनाइट चाइल्ड का मतलब ये है कि जिस रात को भारत आज़ाद हुआ था, उस रात को जो बच्चे पैदा हुए थे उनको मिडनाइट चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो वो उनका जन्म भी मतलब कुछ इसी तरह से हुआ था, तो वो भी अपने आप को कुछ ऐसा ही कहते थे, मिडनाइट चाइल्ड ही कहते थे। जबकि उनका जो जन्म हुआ है वो 20 नवंबर 1949 को हुआ है, बावजूद इसके वो खुद को मिडनाइट चाइल्ड कहते थे। अदरवाइज़ 15 अगस्त 1947 को जिनका जन्म हुआ है उनको मिडनाइट चिल्ड्रन कहा जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू बीइंग बॉर्न शॉर्टली आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इन 1949, क्योंकि कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान जब बना था 1949 में, इनका जो है वो जन्म हुआ था। इनका जो अभी देहांत हुआ है वो कैंसर के कारण हुआ है। 73 ईयर्स के थे ये। ठीक है, और इसके अलावा उनको जाना जाता है क्योंकि वो जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है उसके क्रिटिक थे। ठीक है, जो इस्लाम में कट्टरता है उसका वो मतलब खंडन करते थे। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो इस्टाब्लिशमेंट हुई है उसका भी वो खंडन करते थे। ठीक है, और जो वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे समुदाय हैं जिनके राइट्स के बारे में वो बात करते थे, इसलिए पाकिस्तान के साथ उनके जो रिलेशंस थे वो कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, इनके अगर हम करियर की बात करें तो उन्होंने अपना जो करियर है वो पत्रकार के तौर पे ही कराची में शुरू किया था 1970 में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने काम किया, ठीक है, एज अ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर फॉर पाकिस्तान टेलीविज़न। ठीक है, फिर 1977 में उनके ऊपर चार्ज लगा दिया गया सेडिशन का बाय ज़िया उल हक गवर्नमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से उनको माइग्रेट कर दिया गया, देश से बाहर सऊदी अरेबिया भेज दिया गया। ठीक है, फिर वो बाद में 1987 में कनाडा में सेटल हो गए। इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, मतलब पत्रकार होने के अलावा वो लेखक भी थे। इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके नाम याद रख सकते हैं आप। पहली है चेजिंग अ मिरेज। ठीक है, विच क्रिटिसाइज्ड मॉडर्न इस्लाम, जो कि आज का जो इस्लाम है उसका मतलब कि विरोध करती है, उसकी आलोचना करती है। दूसरी है द ज्यू इज़ नॉट माई एनिमी, कि यहूदी मेरे दुश्मन नहीं है। विच एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम एंड ज्यूइश कम्युनिटी, ये किताब जो है वो यहूदियों और मुसलमानों का जो आपस में रिलेशन है उसके ऊपर प्रकाश डालती है। तो आपने तारिक फ़तेह जी का नाम याद रखना है। ये एक पत्रकार थे जिनका कि 73 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण देहांत हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओरिजिन इंजीनियर अमित क्षत्रिय टू लीड नासाज मून टू मार्स प्रोग्राम। इंडियन ओरिजिन सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर हैं अमित क्षत्रिय जी, जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ हेड ऑफ नासाज न्यूली इस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। ठीक है, और ये यूएस बेस्ड है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिनके द्वारा इनका जो नाम है वो अनाउंस किया गया है। और ये एक बड़ा कदम है मार्स प्लैनेट के ऊपर और ज़्यादा मतलब कि इसके तहत रिसर्च की जाएगी और क्या स्कोप रहेगा इंसानों का मार्स के ऊपर। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे किस तरह का मतलब कि इन्वायरमेंट रहेगा इंसान के लिए, उसके बारे में ये पूरी रिसर्च जो है वो की जाएगी। ठीक है, अगर हम नासा के बारे में बात करें तो नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूएस फेडरल गवर्नमेंट की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिविल स्पेस प्रोग्राम, एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड स्पेस रिसर्च, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो ड्वाइट डी एसनहोवर थे। हेडक्वार्टर जो है इसके वो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसको फाउंड किया गया था 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स में ही, ठीक है। तो नाम याद रखना है आपने, अमित क्षत्रिय जी का, जो कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम को हेड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा टू सेंड 4 ह्यूमन टू लिव ऑन मार्स फ्रॉम जून 2023। तो नासा के द्वारा 4 इंसानों को भेजा जा रहा है मार्स पे जून 2023 में, ठीक है। अब ये क्या न्यूज़ है इसके बारे में जान लेते हैं। नासा के बारे में अभी अभी हमने बात की है। अब ये प्लान कर रहे हैं कि जून 2023 में 4 व्यक्तियों को भेजा जाएगा, ठीक है। द 4 मार्शियंस विल बी द पार्ट ऑफ नासा's ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ट्रिप ऑन मार्स, ठीक है। मार्स को एक्सप्लोर किया जाएगा 4 व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से हमारा ये जो पड़ोसी ग्रह है इसको एक्सप्लोर करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। नासा ने काफ़ी सारे सैटेलाइट्स भी इस पे भेजे हैं, इनसाइट लैंडर, अ रोवर मिशन विद प्रिजर्वेंस rover and Ingenuity small robotic helicopter and related delivery systems, all of which are intended to provide the red planet with its first comprehensive examination, ठीक है। The 4 volunteers are the part of the 12-month project to get people ready for visiting Mars, ठीक है। 12 महीने का प्रोजेक्ट है, जब आखिरकार जो ह्यूमंस हैं वो मार्स पे लैंड करेंगे, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे हैबिटेट की, वो सब जाना जाएगा इसके द्वारा। नासा के जो हेडक्वार्टर हैं वो वाशिंगटन डीसी यूएस में है। फाउंड किया गया था 1958 में 29 जुलाई को, और एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल निल्सन। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है 3rd नंबर का, वो जयपुर में मतलब कि बनने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 75,000 है, दुनिया का 3रे नंबर का, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। जयपुर टू गेट इंडिया सेकंड, भारत का दूसरा है लेकिन दुनिया का 3रा है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। इसका नाम रखा जा रहा है अनिल अग्रवाल जी के नाम पे। अब अनिल अग्रवाल जी कौन है? ये वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है उससे एसोसिएटेड हैं। उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ बनाने के लिए दुनिया का 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि चौंक नाम के गांव जयपुर में बनने जा रहा है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 300 करोड़ की होगी भारतीय रुपयों में, जो कि इन्वेस्टमेंट की जा रही है इनके द्वारा, ये जो वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इनके द्वारा, ठीक है। ताकि जो ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बहुत ही बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। द स्टेडियम विल बी नेम्ड द अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर। इसका नाम जो होगा वो अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर होगा, ठीक है। दुनिया के अगर हम टॉप 4 बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 1,32,000 लोगों की है, ठीक है। अहमदाबाद इंडिया में है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1,24,000 लोगों की है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और 3rd नंबर पे ईडन गार्डन्स आता है 68,000 कोलकाता 68,000 की कैपेसिटी है। अब तक ये था, लेकिन अब आने वाले समय में 3rd नंबर पे पहले ईडन गार्डन्स था, लेकिन अब आने वाले समय में ये होगा अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। मतलब कि अगर हम इन सबको इंक्लूड कर लें तो टॉप 5 की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। 4th नंबर पे ईडन गार्डन्स आएगा और 5th नंबर पे नया रायपुर क्रिकेट स्टेडियम आएगा, जो कि ये भी इंडिया में ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगर हम अनिल अग्रवाल जी की बात करें तो अनिल अग्रवाल जी एक इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन हैं, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के, जो कि कंट्रोल करते हैं वेदांता रिसोर्सेज थ्रू वॉल्कन इन्वेस्टमेंट्स, अ होल्डिंग व्हीकल विद 100% स्टेक इन द बिजनेस।
अग्रवाल की जो फैमिली है हैव अ नेट वर्थ ऑफ $4 बिलियन, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ 17th, फिनलैंड बिकम्स 31st नाटो मेंबर आफ्टर टर्कीज़ अप्रूवल। टर्कीज़ के अप्रूवल के बाद जो फिनलैंड है वो 31वां नाटो का मेंबर बन गया है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इनके द्वारा अनाउंस कर दिया गया है फिनलैंड को 31वां मेंबर इस ट्रीटी का, ठीक है। टर्की की परमिशन के बाद, बावजूद इसके कि जो रशिया है वो इसका विरोध कर रहा था कि फ़िनलैंड की मेंबरशिप जो है वो नाटो में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो पिछले 1.5 साल से वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, वो भी इसी वजह से ही चल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो रशिया नहीं चाहता था कि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर बने। तो अब जो फ़िनलैंड बना है तो इसका भी रशिया के द्वारा विरोध किया जा रहा है। फ़िनलैंड का मेंबर बनने का कारण भी यही था कि इसके भी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, ठीक है। However, Sweden's application to join NATO has been declined by Turkey. स्वीडन भी ज्वाइन करना चाहता था लेकिन टर्की और हंगरी के द्वारा इजाज़त जो है वो नहीं दी गई, डिक्लाइन कर दिया गया, ठीक है। नाटो की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड एज अ कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन नेशन टू डिटर सोवियत एक्सपेंशन टू प्रोटेक्ट मेंबर स्टेट्स फ्रॉम पोटेंशियल सोवियत एग्रेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय पे जो सोवियत अपना एक्सपेंशन कर रहा था, मतलब कि अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा था, उससे बचाव के लिए ये जो है नाटो जो है उसको फाउंड किया गया था, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, ठीक है। तो तब से लेके अब तक की इसकी हिस्ट्री है। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है कंट्रीज़ का, ये मतलब एक दूसरे को की रक्षा करने का काम करते हैं, ठीक है। एक ग्रुप है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फेडरेशन। तो फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं सना मारिन। कैपिटल है फिनलैंड की हेलसिंकी, और फिनलैंड की जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट है हमारा अ बुक टाइटल्ड वॉर एंड वुमेन रिटन बाय डॉक्टर M.A. हसन रिलीज्ड। M.A. हसन जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है वॉर एंड वुमेन। इसको रिलीज़ कर दिया गया है। 52nd सेशन चल रहा था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, जब ये जो बुक है इसको लॉन्च किया गया, वॉर एंड वुमेन। जो डॉक्टर M.A. हसन है जो कि इसके ऑथर हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया इस बुक को, विच हाईलाइट्स, ये रोशनी डालती है इस बात के ऊपर कि किस तरह से 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की वॉर हो रही थी, उस वक्त जो औरतें हैं किस तरह वो विक्टिम बनी थी, जो सेक्सुअल वायलेंस हुई थी उनके अगेंस्ट, किस तरह से उन्होंने सफ़र किया था, उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। डॉक्टर M.A. Hassan's book documents the scale of torture and killings carried out by the Pakistan Army during the Bangladesh Liberation War in 1971, ठीक है। तो ये हम सबको पता ही है कि 1971 में जब मतलब कि पाकिस्तान की और बांग्लादेश की वॉर हो रही थी, उस वक्त किस तरह से पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने टॉर्चर किया था बांग्लादेशी विमेंस को, ठीक है। तो इसी थीम के ऊपर बेस्ड है ये जो बुक है। The book launch was attended by freedom fighters of Bangladesh Liberation War and representatives from international NGOs who heard about the atrocities committed during the war, ठीक है। तो समझ गए हैं आप। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। नेक्स्ट है हमारा PM मोदी फ्लैग्स ऑफ भोपाल न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा भोपाल न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, ठीक है। तो इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया वंदे भारत एक्सप्रेस का, ठीक है, जो कि चलेगी रानी कमलपट्टी रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली में है के बीच चलेगी, ठीक है।
और ये कवर करेगी लगभग 701 किलोमीटर का डिस्टेंस 7 घंटे 30 मिनट में, 7.5 घंटे में 701 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये इसका जो स्टॉप होगा वो होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर और आगरा में। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस एक हाई स्पीड ट्रेन है भारत की। ठीक है, और ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है जिसकी के जो मैक्सिमम स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर भारत में ही किया गया है लगभग 80% तक। ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी भारतीय ही हैं। ठीक है, इट ऑफर सेवरल एमिनिटीज़ टू पैसेंजर्स सच एज वाईफाई, ऑटोमेटिक डोर्स, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड मोर। तो इसमें कई तरह की सुविधाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। जो अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस चली है वो चली है भोपाल और न्यू दिल्ली के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करें, वर्ल्ड बैंक अनाउंसेस $100 मिलियन एज लोन फॉर ओडिशा। ओडिशा को जो वर्ल्ड बैंक है वो $100 मिलियन का लोन दे रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैज़ अप्रूव्ड अ USD $100 मिलियन लोन फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट टू द इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा। ठीक है, अब ये क्यों दिया जा रहा है इतना बड़ा लोन? ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बूस्ट ओडिशाज अर्ली फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर बेटर डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड टू एक्सपैंड सोशल प्रोटेक्शन कवरेज फॉर पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो आपको पता ही है कि ये एक तटीय राज्य है, मतलब ओडिशा जो है इसमें कई तरह के हर साल कभी कई तरह के मतलब कि सुनामी कभी आ जाती है, कभी कोई भी डिज़ास्टर आ जाता है। तो इसलिए ये लोन दिया जा रहा है ताकि जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम्स हैं उनके ऊपर स्पेंड किया जाए और उनको बेटर बनाया जा सके, ताकि अगर किसी किस्म की कोई भी जो दुर्घटना होने वाली होती है उसकी पूर्व चेतावनी जो है वो दी जा सके, ताकि लोगों का जो इतना नुकसान होता है, स्टेट का इतना नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का इतना नुकसान होता है, उसको बचाया जा सके। ठीक है, और ये जो लोन दिया जा रहा है ये 12.5 साल के लिए दिया जा रहा है और ग्रेस पीरियड इसके ऊपर 3 साल का दिया जा रहा है इस लोन को वापस करने के लिए। ठीक है, तो ओडिशा को असिस्टेंस की ज़रूरत क्यों है इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ये कोस्टल स्टेट है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की है। ठीक है, इसकी जो कोस्ट लाइन है वो 480 किलोमीटर की है और ये हमेशा ही सब्जेक्ट रहता है नेचुरल डिज़ास्टर्स का। कभी साइक्लोन आता है, ठीक है, और मतलब कि ऑन एवरेज कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे होता ही रहता है। ठीक है, कभी सुनामी आती है, कोई ना कोई डैमेज यहाँ पे रहता ही है। ठीक है, रिकरिंग disasters to have considerable impact on economic activity including agricultural production, infrastructure and access to health, education and employment। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि मतलब कि जो स्टेट है उसको जो डिज़ास्टर्स होते हैं उससे उबारा जा सके और वापस उसको ट्रैक पे लाया जा सके। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है $100 मिलियन का लोन ओडिशा को, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारा दलाई लामा। एक सेकेंड, दलाई लामा गेट्स 1959 रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर 64 ईयर्स। ठीक है, दलाई लामा को मिल रहा है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, 64 सालों के बाद। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन पर्सनली रिप्रेजेंटेड द 1959 रेमन मैग्सेसे अवार्ड टू दलाई लामा एट हिज रेजिडेंस। मतलब कि खुद ये जो फाउंडेशन है रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, इनके द्वारा उनके रेजिडेंस पे, दलाई लामा के रेजिडेंस पे उनको ये जो अवार्ड है वो भेंट किया गया है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है जो कि स्पिरिचुअल लीडर को दी जा रही है फॉर हिज एक्सेप्शनल लीडरशिप ऑफ तिब्बतन कम्युनिटीज़ करेजियस फाइट इन सेफ गार्ड द सेक्रेड रिलीजन। क्योंकि वो तिब्बतन कम्युनिटी की लीडरशिप कर रहे हैं, उनका ये जो पवित्र धर्म है उसको सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, और मतलब कि वो सर्व कर रहे हैं मतलब कि
उनके कल्चर को, ठीक है, इस वजह से उनको ये जो सम्मान है वो दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये फ़िलिपीन जो देश है फ़िलिपीन, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम पर ये जो है मतलब कि अवार्ड जो है वो उनके नाम पर ही पड़ा है। ये एक एनुअल अवार्ड है, ठीक है। ये उन इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज़ करता है एशिया में जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है एक्सेप्शनल करेज, इंटीग्रिटी एंड सर्विस टू देयर कम्युनिटीज़, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। और जो अवार्ड है जैसे कि मैंने आपको बताया फ़िलिपीन के जो प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे थे उनके नाम पर है, जो कि जाने जाते थे अपनी ईमानदार लीडरशिप के लिए, डेडिकेशन के लिए पब्लिक सर्विस में। और इस ये जो अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको एडमिनिस्टर करती हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, जो कि मनीला फ़िलिपीन में ही बेस्ड है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इस बार ये जो मिला है ये दलाई लामा को मिला है। नेक्स्ट है हमारा पंकज सिंह इलेक्टेड अनअपोज्ड एज साइकिलिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट। पंकज सिंह जी को सिलेक्ट कर लिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन, ठीक है। ये बीजेपी के एमएलए हैं नोएडा से, जो कि बेटे हैं यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के, ठीक है। इनको साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, जो कि एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग नैनीताल में हुई थी, वहाँ पर ये जो है वो चुनाव हुआ इनका। मनिंदर पाल सिंह वॉज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म, वाइल सुदेश कुमार ऑफ केरला वॉज इलेक्टेड एज द ट्रेजरर, ठीक है। तो जो सुदेश कुमार जी हैं उनको कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 26 स्टेट्स एंड बोर्ड्स एफिलिएटेड द CFI पार्टिसिपेटेड इन AGM। अगर हम साइकिलिंग फेडरेशन की बात करें तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ अ नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर द सपोर्ट ऑफ साइकिलिंग इन इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोटिंग, डेवलपिंग and regulating cycling activities in India. The CFI was established in 1946 and is recognized by the Union Cyclists International, the world governing body of the sport of cycling. नाम याद रखना है पंकज सिंह। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस रिफ्लेक्शंस, ठीक है। एक बुक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस, इसको लॉन्च किया गया है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। इसके जो ऑथर हैं बुक के जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस, उनका नाम है नारायणन वेगुल, जो कि एक वेल नोन बैंकर हैं, ठीक है। और इसमें डिटेल अकाउंट बताया गया है उनके एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ इंडिया के साथ पिछले कई दशकों में, उसके बारे में इसके बारे में बताया गया है, इस बुक में बताया गया है, ठीक है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा इनकी काफ़ी प्रशंसा की गई है कि उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं एंड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, उसके लिए, इसके अलावा उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं मेंटरिंग लीडर्स के तौर पे। इसके अलावा शी पर्टिकुलरली हाईलाइटेड हिज आइडियाज़ एंड विजन्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो महिला सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने जो बात की है उसका भी काफ़ी उन्होंने प्रेज़ किया, ठीक है। और उनका विश्वास है कि वो आने वाले समय में भी काफ़ी रेलेवेंट और वैल्यूबल मतलब कि बात करेंगे विमेन के बारे में, और अपनी जो लीडरशिप है फाइनेंशियल सर्विसेज में भारत में उसके ऊपर भी, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक जो है वो जुलाई 2023 में लॉन्च की जाएगी, जो कि अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखी गई है, स्मोक एंड एशेस। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट आप वैसे मोटा मोटा ध्यान रखिएगा कि अमिताभ घोष जी की बुक आ रही है स्मोक एंड एशेस 2023 जुलाई में। नेक्स्ट है हमारा रश की लॉन्चेस हैंडबैग्स मेड फ्रॉम बनाना लेदर। रश की नाम की एक कंपनी है जिन्होंने के टाई अप किया है एक ऐसी मतलब ऐसी संस्था के साथ जो कि बनाना से लेदर जो है वो बना रहे हैं, जिससे कि पर्सेस जो कि हैंडबैग्स हैं वो के बनाए जाएंगे, ठीक है। सस्टेनेबल फैशन ब्रांड रश की हैज़ पार्टनर्ड विद बनोफी लेदर टू इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स मेड फ्रॉम बनाना लेदर, ठीक है। पहली बार ऐसा होगा भारत में जबकि
बनाना से जो है वो हैंड बैग बनाए जाएंगे, बनाना लेदर से। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो एनिमल की खाद से, जो एनिमल की जो चमड़ा है उससे जो बनाए जाते थे, उसको उसका बचाव होगा। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा होगा ये। द बनोफी आइटम हैज़ फाउंड एन इनोवेटिव वे टू कन्वर्ट बनाना क्रोप वेस्ट। ठीक है, तो बनाना का जो वेस्ट होता है उससे ये जो लेदर है वो उसको बनाया जाएगा। ठीक है, और उसको लेदर में कन्वर्ट किया जाएगा और एक बेहतरीन जो लेदर है उसको बनाया जाएगा, और जिससे कि ये हैंड बैग जो हैं वो बनाए जाएंगे। ठीक है, इन प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो 2000 से 10,000 तक का जो है वो अवेलेबल होगा इनकी अपनी वेबसाइट पे। इसके अलावा इन्होंने और भी मतलब कि जो साइट्स हैं उनके साथ इन्होंने टाइप किया है, जैसे कि मिंत्रा हो गया, नायका फैशन और अमेज़ॉन हो गया। ठीक है, पिछले साल जो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड हर्मेस थे, a leading and leather manufacturer, used a leather alternative made out of mushroom for their luxury handbag विक्टोरिया। उन्होंने भी मतलब कि दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं, फ्रेंच कंपनी की, जिन्होंने कि पिछले साल मशरूम से लेदर जो है उसको बनाया। ठीक है, अपने हैंडबैग्स विक्टोरिया के लिए। तो बिल्कुल उसी की तर्ज पे ये भी किया जा रहा है, तो देखते हैं कितनी सक्सेस मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रट इनिशिएटिव बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है प्रट। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रट इनिशिएटिव को जो है वो लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या? द प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म, प्रेट का फुल फॉर्म है द प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। ठीक है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका एम है एट प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी रेस्पिरेटरी पैथोजन सच एज इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस। जैसे कि लगभग 2.5-3 साल तक पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है उसके साथ जूझी थी। तो ये जो इनिशिएटिव है उसी से संबंधित है कि आने वाले समय में अगर इस तरह का कोई भी थ्रेट दुनिया के ऊपर, समाज के ऊपर होता है तो हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ठीक है, इसको अनाउंस किया 24 से 26 अप्रैल 2023 में जिनेवा में, जो अभी स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग हुई, ग्लोबल मीटिंग हुई फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन पेंडेमिक्स की। उसके वक्त मतलब कि इस मीटिंग के दौरान इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, द फर्स्ट मॉड्यूल फोकसेस ऑन रेस्पिरेटरी पैथोजेंस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरसेस एंड रेस्पिरेटरी सिंथेशियल वायरस। ठीक है, ये इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला अपडेट प्रिपेयर्डनेस प्लान्स दैट अफर्म्स प्रायोरिटी एक्शंस, मतलब कि पहले ही उन्होंने आपने तैयार रहना है जो भी समस्याएं आती हैं इस तरह के पेंडेमिक से रिलेटेड, और अफर्म प्रायोरिटी एक्शंस एंड दैट हैव कंसिडर्ड लर्निंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, कि हमने पास्ट में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा उससे हमने क्या सीखा, उससे रिलेटेड प्रायोरिटी एक्शंस रहेंगे। डेडिकेट सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिंग एंड मॉनिटरिंग of pandemic preparedness with a particular focus on addressing the gaps identified during past pandemics and epidemics। ठीक है, तो आपने शॉर्ट में ये याद रखना है कि प्रेट जो इनिशिएटिव है वो WHO से रिलेटेड है और इसका फुल फॉर्म प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। WHO की जो फाउंडेशन हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा सिंथन स्नो फेस्टिवल। स्नो फेस्टिवल है तो जाहिर सी बात है कि जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा। किश्तवाड़ टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोलैबोरेशन के साथ ये जो है वो मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, JKAACL एंड इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग सिंथल स्नो फेस्टिवल 2023 एट सिंथल मैदान किश्तवाड़ फ्रॉम 29 to 30 अप्रैल 2023। ठीक है, 29 से 30 अप्रैल को ये जो सिंथल स्नो फेस्टिवल है उसको मनाया गया किश्तवाड़ में। The alpine pastures of the place have matches natural beauty. The festival includes activity like bike rally, paragliding, snow kayaking, paragliding, snow kayaking,
एंड फन स्नो एक्टिविटीज़, लोकल कल्चरल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा फिट इंडिया चैम्पियन अर्जुन वाजपेयी समिट्स माउंट अन्नपूर्णा। फिट इंडिया के जो चैम्पियन रहे हैं अर्जुन वाजपेयी जी, उन्होंने अन्नपूर्णा माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की, मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट की उन्होंने। ठीक है, तो नाम याद रखना है आपने, अर्जुन वाजपेयी जी। ठीक है, दिस माउंटेन लोकेटेड इन नेपाल, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में लोकेटेड है, जो कि दुनिया की 10वीं हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,091 मीटर। ठीक है, जो कि लगभग 26,545 फुट ऊंची है समंदर तल से। उन्होंने 17 अप्रैल को अपनी ये जो चढ़ाई है इसको कंप्लीट किया और भारत के पहले ऐसे पर्वतारोही बन गए हैं जिन्होंने कि 7 पीक्स को जो है वो फतेह किया है, जो कि 8,000 मीटर से ऊपर हैं। ठीक है, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो माउंट अन्नपूर्णा है इसको जो सबसे मतलब कि मुश्किल चोटियां हैं उनमें से माना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो भी 8,000 से ऊपर है। इसके अलावा जो अर्जुन वाजपेयी जी हैं, इनकी जो पहली एक्सपीडिशंस रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही काफ़ी सारे जो रिकॉर्ड हैं वो बनाए हुए हैं, काफ़ी सारी पीक्स के ऊपर चढ़ाई करके, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट आती है, माउंट लोत्से आती है, माउंट मकालू, माउंट कंचनजंगा, माउंट मनसालू और च्यूयो भी आती है। और अपनी इस सक्सेसफुल चढ़ाई से माउंट अन्नपूर्णा के ऊपर उन्होंने अपना इस साल का टारगेट भी पूरा कर लिया है। ठीक है, और अब वो पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 14 चोटियाँ जो कि 8,000 मीटर से ऊपर हैं उनको अचीव, मतलब कि उनके ऊपर चढ़ाई करके उनको अचीव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश सांची सेट टू रिकॉग्नाइज एज फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया। मध्य प्रदेश का जो सांची है वो भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। ठीक है, जो सोलर विलेज भारत का पहला बना था वो गुजरात का मोढेरा बना था, आई होप यू रिमेंबर। तो बिल्कुल उसी तरह से जो पहली भारत की सोलर सिटी बनी है वो सांची बन गई है। ठीक है, सांची को रिगार्ड किया जाता है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि भोपाल के नज़दीक ही स्थित है। ठीक है, और अब इसकी पहचान बन गई है भारत की पहली सोलर सिटी होने की भी। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज चौहान जी हैं। ठीक है, और उनका भी काफ़ी योगदान रहा है इस टारगेट को अचीव करने में। He also stated the utilization of solar energy is being constantly boosted up in MP and various solar power projects are functional throughout the state. ठीक है, the MP has considerable huge development in the energy sector. Moreover, the state has become self-sufficient in power generation and supply, and accomplishments of MP in renewable energy sector. तो ये एक नई अचीवमेंट है सांची के लिए। ठीक है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा। एमपी की जो कैपिटल है वो भोपाल है और चीफ मिनिस्टर शिवराज। नेक्स्ट है हमारा तामजा ब्लू होल डिस्कवर्ड। तामजा ब्लू होल जो है उसको डिस्कवर किया गया है। ये क्या चीज़ है इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा ब्लू होल जो है उसको डिस्कवर किया गया है। ये युकाटन पेनिनसुला जो कि मैक्सिको में है, वहाँ पर नीचे जैसे ये आपको राइट में एक मैप दिखाया गया है मैक्सिको का। यहाँ पे ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया गया है इस जगह पर एग्जैक्टली है ये। ठीक है, ब्लू होल, ऊपर इसकी ठीक से तस्वीर दिखाई गई है, देख सकते हैं आप। ये है क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ अंडर वाटर सिंक होल और वर्टिकल केव दैट इज़ टिपिकली फाउंड इन लो लाइंग कोस्टल क्रास्ट प्लेटफॉर्म रीजन्स. These are formed when limestone or other carbonate rock is dissolved by slightly acidic groundwater over the long period. ठीक है, तो इस तरह से ये होल बन जाता है, सिंक होल टाइप दिखता है। ठीक है, लोकेशन आपने ध्यान रखनी है, मैक्सिको के पास है। ठीक है, इसका अब फीचर्स क्या हैं? इट इज़ अराउंड 900 फीट डीप, 900 फीट गहरा है ये, और साइंटिस्ट
जो हैं उन्होंने ये बताया है कि ये सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल है जो कि पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। दूसरे नंबर का है ये गहरा ब्लू होल, ठीक है। इट हैज़ नियरली सर्कुलर शेप, बिल्कुल गोल आकार होता है इसका, ठीक है। स्टीप साइड्स होती हैं, लार्ज कॉनिक स्ट्रक्चर होता है इसका, सेडिमेंट्स लाइमस्टोन्स एंड जिप्सम इसके लेजेस पे होते हैं, ठीक है। इट वॉज फाउंड इन अ सेंट्रल पोर्शन ऑफ चेतुमल बे वेयर सबमर्ज्ड कोस्टल काrstic sinkholes locally named पोजास हैव बीन रिपोर्टेड। तो लोकली इनको ये जो ब्लू होल दिखते हैं इनको पोजास कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये सेंट्रल पोर्शन चितुमल बे के यहाँ पे मतलब कि ये लोकेटेड है। अ सीरीज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस टेरेसेस वर डिटेक्टेड एट वाटर डेप्थ्स नियर द ईस्टर्न एंड नॉर्थन वेस्टर्न walls of blue hole before developing steep and almost vertical slopes. There is a variation in salinity and temperature inside the blue hole, ठीक है। जो salinity कहा जाता है ये जो नमकीनपन होता है, खारापन होता है पानी का, ठीक है। इसमें भी कहते वेरिएशन होते हैं खासकर इन ब्लू होल्स में, और टेम्परेचर में भी वेरिएशंस होते हैं, मतलब कि सेम नहीं होता है जैसा कि बाकी पानी में होता है, ठीक है। इट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ सेंट्रल अमेरिका विच इज़ लाइंग बिटवीन द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ कैरिबियन सी टू द ईस्ट, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है। सेंट्रल अमेरिका जो है वहाँ पे लाइंग बिटवीन द गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट कैरिबियन सी के ईस्ट में है, ठीक है। कैरिबियन सी के ईस्ट में है। नेक्स्ट है हमारा नीली बिंदापुरी रिसीव्स इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। नीली बिंदापुरी जो है उनको इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 का मिला है, ठीक है। इनका नाम आपने याद रखना है। ये इस वक्त करंट प्रेसिडेंट हैं पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की, जो कि जिनको कि ये अवार्ड जो है वो मिला है उनके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जो कि उन्होंने दिए हैं हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज़ करता है उन इमिग्रेंट्स को जो कि अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देते हैं उन कम्युनिटीज़ के लिए, उन प्रोफेशंस के लिए जो कि मतलब जो अपनी कम्युनिटीज़ के लिए काम करते हैं, ठीक है। और जो बिंदापुरी जी हैं उनकी जो इनोवेटिव लीडरशिप रही है, उन्होंने मतलब कि काफ़ी काम किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा उनकी लीडरशिप एम्फसाइज़ करती है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है ताकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें उन स्टूडेंट्स को जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स को और उनका जो फोकस है वो हायर एजुकेशन को और भी बेहतर बनाना रहता है, ठीक है। तो आपने इनका नाम याद रखना है, नीली बिंदापुरी जी। इनको मिला है इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023, ठीक है। शकीरा टू रिसीव बिलबोर्ड्स फर्स्ट लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। शकीरा जो कि एक सिंगर हैं, कोलंबियन सिंगर हैं शकीरा, जिनको कि ये जो ओनर है बिलबोर्ड्स लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये जो है वो उनको मिलने जा रहा है। उनके लगभग 70 मिलियन रिकॉर्ड्स रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड और 12 लैटिन ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, ठीक है। उनको क्वीन ऑफ लैटिन म्यूज़िक के तौर पे भी जाना जाता है उनकी आउटस्टैंडिंग ट्रैक्स के लिए, और उनका जो करियर है वो लगभग 30 सालों का रहा है। उनके बहुत जो फेमस ब्लॉकबस्टर हिट ट्रैक्स हैं उनमें है कांट रिमेंबर टू फॉरगेट यू, लोका, व्हेनेवर, वॉका वॉका, ब्यूटीफुल लायर, शी वुल्फ, ला टॉर्चरा, और कई सारे ऐसे मतलब ट्रैक्स हैं उनके, ठीक है। तो शकीरा का नाम याद रखना है आपने। इनको मिल रहा है बिलबोर्ड्स फर्स्ट लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड जो है उसको अब नवरत्न का दर्जा जो है वो मिल गया है, ठीक है। ये एक स्टेट ओन्ड रेलवे कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है।
ये फोकस में थी इंडियन गवर्नमेंट के इसको अपग्रेड किया गया है एज अ नवरत्न, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फ्रॉम मिनी रत्न कैटेगरी। पहले ये मिनी रत्न में आती थी, अब ये नवरत्न में आ गई है, ठीक है। दैट डिसीजन टू अपग्रेड RVNL वॉज अप्रूव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है 26 अप्रैल 2023 को, ठीक है। रेल विकास निगम लिमिटेड जो है इज़ अ मिड कैप कंपनी अंडर द मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवेज with an annual turnover of 19,381 crores and net profit of rupees 1,087 crore for the year 2021-22, ठीक है। इस तरह से ये 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई है, ठीक है। जितनी भी CPSEs हैं इंडिया में उनमें नवरत्न का जो स्टेटस है वो दिया जाता है किसी भी CPSE बेस्ड को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर। कई सारे एरियाज़ में उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको काउंट किया जाता है, जैसे कि नेट वर्थ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, टर्नओवर क्या है, और इसके अलावा अदर ऑपरेशनल्स एंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स उनके कैसे रहे हैं, ठीक है। द स्टेटस इज़ रिव्यूड पीरियोडिकली, और इस स्टेटस को रिव्यू भी किया जाता है समय समय पे, ठीक है। उसके लॉस और गेन पे ही ये बेस्ड होता है उनका जो स्टेटस होता है वो। रेल विकास निगम लिमिटेड, याद रखिएगा, 13वें नंबर की नवरत्न कंपनी भारत की बन गई है। नेक्स्ट है हमारा 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 अनाउंस्ड। 68वें नंबर के जो फिल्म फेयर अवार्ड है उनको अनाउंस कर दिया गया है। लिस्ट हम देख लेते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। 27 अप्रैल को ये जो है 68th एडिशन हुआ है हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स का, ठीक है, जो कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर मुंबई में जो है उसको मतलब कि ये अनाउंस किए गए। इस साल की जो सेरेमनी है इसको को होस्ट किया गया सलमान खान के द्वारा, आयुष्मान खुराना के द्वारा, मनीष पॉल के द्वारा, ठीक है। ये पहली बार था जब सलमान खान इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे, फिल्म फेयर इवेंट को। और जो अवार्ड्स हैं वो प्रेजेंट किए गए विद द कोलैबोरेशन with Maharashtra tourism. Award ceremony was platform for the many up and coming artists to achieve their dreams of receiving the prestigious Black Lady Trophy, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन जीते हैं। ये है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन इसमें मैंने सिर्फ उनके नाम लिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बेस्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की बात करें तो बधाई 2 को मिला है। बेस्ट एक्टर मेल की बात करें तो बधाई 2 के लिए राजकुमार राव को मिला है अवार्ड। बेस्ट एक्टर फीमेल की बात करें तो आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की बात करें तो संजय मिश्रा को मिला है उनकी फिल्म वध के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स की बात करें तो भूमि पेडनेकर को मिला है बधाई 2 के लिए, और तब्बू को मिला है भूल भुलैया 2 के लिए। 2 एक्ट्रेसेस को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल की बात करें तो अनिल कपूर को मिला है जुग जुग जियो के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल की बात करें तो शीबा चड्डा को मिला है बधाई 2 के लिए। और बेस्ट म्यूज़िक एल्बम की बात करें तो प्रीतम को मिला है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री देखें फिल्म फेयर अवार्ड्स की तो फिल्म फेयर अवार्ड जो सबसे पुराने और प्रेस्टिजियस भारत के अवार्ड रहे हैं उनमें से एक हैं, ठीक है। इनको एनुअली प्रेजेंट किया जाता है बाय द टाइम्स ग्रुप टू ऑनर बोथ आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल एक्सीलेंस इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। जो पहली बार अवार्ड दिए गए थे वो 1954 में दिए गए थे, मेकिंग देम वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिल्म awards in India. The inaugural ceremony was held in Mumbai and the awards were presented to honor films released in 1952-1953. पहली बार अवार्ड 54 में दिए गए उन फिल्मों के लिए जो कि 52 और 53 में रिलीज़ हुई थी, ठीक है। जो फर्स्ट फीमेल माफ़ कीजिएगा, जो फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड था बेस्ट फिल्म के लिए वो था 2 बीघा ज़मीन के लिए, जो कि बिमल रॉय के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। दिलीप कुमार को मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनकी जो फिल्म थी दाग, उसमें उनके अभिनय के लिए।
मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था बैजू बावरा में उनकी भूमिका के लिए। और नौशाद अली को बेस्ट डायरेक्टर म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था बैजू बावरा के लिए। ये फिल्म फेयर की हिस्ट्री है, फर्स्ट टाइम जिन जिन को मिला था। नेक्स्ट है हमारा हरिहरा मिश्रा टेक्स चार्ज एज CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। हरिहरा मिश्रा जी जो हैं उनको चार्ज मिल गया है CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पे। ठीक है, तो बताना चाहूँगी कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है इन एक्विजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, बैंक से रिलेटेड है ये। NPA आर द लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर इन डिफ़ॉल्ट। NPA वो होते हैं जो कि जैसे मान लो किसी ने लोन लिया है, ठीक है, वापस नहीं कर रहा है, डिफ़ॉल्ट पे है, ठीक है, उनको रिकवर करने के लिए इनको फाउंड किया जाता है। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ARCs is to acquire NPAs from banks and other financial institutions at a discount with the aim of recovering as much of the outstanding amount as possible through resolution and reconstruction। माफ़ कीजिएगा, restructuring। ARCs have become an increasingly important part of the Indian financial system as they help to clean up banks' balance sheets, free up capital for new lending and facilitate the resolution of stressed assets in economy। ठीक है, तो इसके जो मतलब कि CEO बनाया गया है वो बनाया गया है हरिहरा मिश्रा जी को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट है हमारा शहाबुद्दीन चुप्पू टेक्स ओथ एज बांग्लादेश 22nd प्रेसिडेंट। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बन गए हैं शहाबुद्दीन चुप्पू जी। ठीक है, ये एक रिटायर्ड जज हैं जिन्होंने कि शपथ ली है बांग्लादेश के 22वें प्रेसिडेंट होने की अगले 5 साल के लिए, और इन्होंने रिप्लेस किया है अब्दुल हामिद जी को। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्पीकर शर्मीन चौधरी ऑन मंडे administered the oath of office of Shahabuddin, the 22nd president of South Asian Republic at बंगबंधुअन प्रेसिडेंशियल पैलेस इन ढाका। तो ढाका में इन्होंने ये शपथ ली है। ठीक है, इसके बाद उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। ठीक है, शेख हसीना जी के द्वारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट बी held 60 to 90 days before the expiry of the each 5-year term। तो जब पहली जो राष्ट्रपति जो ऑलरेडी मतलब कि अपनी पोजीशन पे हैं उनका टर्म कंप्लीट होने से 60 से 90 दिन के पहले ही ये जो इलेक्शन है इसको कर लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन कावेरी, इंडिया स्टार्ट्स इवैक्यूएटिंग सिटीजन्स फ्रॉम सूडान। तो सूडान जो कि एक अफ्रीकन नेशन है, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे इस वक्त जो हालात हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं और काफ़ी सारे इंडियन सूडान में फंसे हुए हैं, जिसके कारण इंडिया के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया ताकि वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, उन्होंने इस ऑपरेशन को अनाउंस किया। ठीक है, और लगभग हमने 3000 इंडियन जो कि अलग अलग सूडान के पार्ट्स में फंसे हुए थे उनको वहाँ से मतलब कि इवैक्यूएट कर लिया है। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी गेट्स अंडर वे टू ब्रिंग बैक द सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन सूडान। अबाउट 500 सिटीजन्स हैव रीच्ड द पोर्ट सूडान, मोर ऑन देयर वे। आवर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट आर सेट to bring them back from home, committed to assist all the brethren in Sudan, Mr. Jaishankar said in announcement। तो उनके द्वारा अनाउंसमेंट में कहा गया है कि काफ़ी सारे इंडियंस को हमने पहले से वहाँ से मतलब कि इवैक्यूएट कर लिया है और बाकियों को भी इवैक्यूएट करने की तैयारी जो है वो चल रही है। अब ये सब हुआ क्या है वहाँ पे, किस वजह से कि इवैक्यूएट किया जा रहा है। द फाइटिंग ब्रोक आउट इन सूडान्स कैपिटल ऑन 15 अप्रैल। ठीक है,
15 अप्रैल को जो सूडान की कैपिटल है वहाँ पे मतलब कि एक कोई दंगा शुरू हो गया, जिसकी वजह से कि जल्दी जल्दी से काफ़ी सारे देश के भागों से इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, और काफ़ी सारे जो डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़ थे वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मतलब घायल कर दिया गया, विक्टिम बनाया गया। ठीक है, तो अगर WHO की माने तो लगभग 400 लोग हैं जो कि अब तक वहाँ पे ये जो फाइट चल रही है उसमें मर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए भारत के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है ताकि भारतीयों को वहाँ से मुक्त किया जा सके। ठीक है, तो सूडान की जो कैपिटल है वो खार्तूम है, याद रखिएगा। रतन टाटा रिसीव्स ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविल ओनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया उससे नवाजा गया है। ठीक है, टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन हैं रतन टाटा जी, जो कि पहले से मतलब इससे पहले भारतीय जो सर्वोच्च सम्मान है उनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में उनको दिया जा चुका है। ठीक है, और जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ओनर है भारत का। ठीक है, अब उनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया का ये ओनर है वो उससे नवाजा गया है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, he was honored for his outstanding contribution towards boosting the ties between India and Australia, especially in areas such as trade, business and philanthropy. तो उनको उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उनके जो रिलेशंस हैं व्यापार के, ठीक है, बिजनेस और जो सद्भाव के हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए उनको ये जो सम्मान है वो दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रेसिडेंट अनंत महेश्वरी अपॉइंटेड नासकॉम चेयरपर्सन। नासकॉम चेयरपर्सन बना दिया गया है अनंत महेश्वरी जी को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट थे पहले। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनको ये जो पोजीशन दी गई है वो 23 से 24 तक के लिए दी गई है, और इन्होंने सक्सीड किया है कृष्णन रामानुजम जी को, जो कि प्रेसिडेंट थे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, उन्होंने ये जो पोजीशन है 22 से 23 तक होल्ड की थी। अब अनंत महेश्वरी जी इस पोजीशन को होल्ड करने वाले हैं। इसके अलावा राजेश नाम्बियार जो हैं, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोग्निजेंट इंडिया के, उनका नाम दिया गया है फॉर वाइस चेयरपर्सन ऑफ नासकॉम फॉर 2023-24 के लिए। ठीक है, नासकॉम इज़ द टॉप एसोसिएशन फॉर द सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विसेज इंडस्ट्री। ठीक है, इसके जो फाउंडर रहे हैं उनका नाम है देवांग मेहता और नंदन नीलेकानी, माफ़ कीजिएगा। नासकॉम वॉज फाउंडेड ऑन 1 मार्च 1988। इसके प्रेसिडेंट इस वक्त जो है वो देवजानी घोष हैं, और अभी जैसे कि अभी हमने न्यूज़ कवर की है तो अभी अनंत महेश्वरी बनने वाले हैं। ठीक है, नासकॉम टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन। नासकॉम की जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, माना विलेज विल नाउ बी नोन एज फर्स्ट इंडियन विलेज। माना विलेज जो है वो पहला भारतीय गांव के तौर पर इस गांव को जाना जाएगा। ठीक है, ये जो है ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, पहले इसको भारत का आखिरी विलेज बोला जाता था, लेकिन अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है और साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है जिसमें इसको डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट इंडियन विलेज, माना विलेज को। ठीक है, ये सिचुएटेड है लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, और इसको जो एक पवित्र श्रेण है बद्रीनाथ धाम, उसके लिए भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो तिब्बतियन और भारतीय कल्चर है उसका ब्लेंड भी देखने को मिलता है। Since Mana village is located near Indo-Tibetan border, it is influenced by both Indian and Tibetan culture. The village has a unique blend of architecture, food and traditions which attracts many tourists who are interested in experiencing the local culture. ठीक है, तो क्योंकि ये बॉर्डर पे लोकेटेड है तो इंडियन और तिब्बतियन दोनों कल्चर का ब्लेंड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वो आर्किटेक्चर में हो, फूड में हो या ट्रेडिशंस में हो, तो जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है खासे तौर पे। तो आपने याद रखना है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के माना विलेज, जिसको कि फर्स्ट इंडियन विलेज डिक्लेयर किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा
यूपी बैग्स हुडको अवार्ड विद क्लीनलीनेस ड्राइव। यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, उसको मिला है हुडको अवार्ड अपनी क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए। ठीक है, साफ़ सफाई का जो उन्होंने अभियान शुरू किया है उसके लिए, उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए इनको हुडको जो अवार्ड है उससे नवाजा गया है। ठीक है, ये इसीलिए दिया जाता है फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लिविंग इन्वायरमेंट 2023 कैटेगरी फॉर क्लीनलीनेस। ठीक है, द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उत्तर प्रदेश को, उसके लिए कंट्री का ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है उसको दिया गया है। इसको प्रेजेंट किया गया है मनोज जोशी जी के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की भारत सरकार में। नेहा शर्मा जी को दिया गया है, स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं जो कि वो यूपी की। एक प्रोग्राम के समय दिया गया उनको ये, जो कि 53rd फाउंडेशन डे था हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको का। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया है, तो आपने ध्यान रखना है। यूपी को मिला है हुडको अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडुज मना मदुरई पोट्री गॉट जीआई टैग। तमिलनाडु की मना मदुरई पोट्री को जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, ये शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु की। ठीक है, जहाँ पे ये पोट्री बनाई जाती है। वैगई रिवर जो है उसकी जो क्ले है, उसकी जो चीनी मिट्टी है उससे ये पोट्री बनाई जाती है। ठीक है, कुछ विशेष किस्म की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है इसको परफेक्टली राउंड बनाने के लिए। राइट प्रोपोर्शन, सही मात्रा में मड लिया जाता है, क्ले लिया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, फिर उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग पोट्री जो है उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें मिट्टी की, पानी की, ठीक है, और रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। द सैंड कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट इज़ मेड फॉर मेकिंग पोट्री एंड ड्राइड फॉर 2 days. द पार्टिकल्स ऑफ मड गेट सेपरेटेड बाय सीविंग। तो छान के जो पार्टिकल्स ज़रूरत नहीं होती उनको अलग कर लिया जाता है। अब ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है? ठीक है, ये एक साइन है, प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोसेसेस क्वालिटीज़ और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। दिस इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इनको जीआई टैग खास तौर पर जो खेतीबाड़ी से संबंधित प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा फूड स्टफ्स होते हैं, वाइन होती है, स्पिरिट ड्रिंक्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 सीक्स टू प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशंस रिलेटिंग टू द गुड्स इन इंडिया। इसके अलावा मतलब इनकी अहमियत, इनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनको एक पहचान मिल जाती है जीआई टैग से इन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और ये 10 साल तक वैलिड होता है, उसके बाद इसको रीन्यू करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा गुजरात सेलिब्रेट्स 20 ईयर्स ऑफ पीएम मोदी स्वागत इनिशिएटिव। तो पीएम मोदी का जो स्वागत इनिशिएटिव था, जो कि उन्होंने 2003 में स्टार्ट किया था, उसके 20 साल हो गए हैं। तो गुजरात के द्वारा सेलिब्रेट किया गया स्वागत इनिशिएटिव के 20 साल। ठीक है, इस मौके पे जो पीएम मोदी थे वो वर्चुअली जुड़े हुए थे इस समय के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ। ठीक है, तो पिछले हफ्ते ही मतलब कि इसको कंप्लीट किया गया है, 24 अप्रैल को मतलब इसको मनाया गया है। एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस द सरपंचेस ऑफ विलेज पंचायत्स तालतीज न्यू अपॉइंटेड मलमतदार्स एंड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर्स आर ट्रेंड बाय द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ये जितने भी मतलब के अधिकारी होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा। ठीक है, 27 अप्रैल को फाइनल डे था सेलिब्रेशन का। इस वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल जी हैं, जिन्होंने कि ऑनलाइन स्वागत जो इनिशिएटिव था मतलब जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा अटेंड किया गया वर्चुअली, तो अवेलेबल थे ये दोनों मंत्री जो हैं। ओवर द लास्ट 2 decades स्वागत हैज़ रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ थाउजेंड ऑफ गुजरात सिटीजन्स हैज़ वॉन accolades at the national and international levels, including the United Nations Public Service Award in 2010. ठीक है,
तो पिछले 20 सालों में स्वागत जो इनिशिएटिव है इसने हज़ारों गुजरातियों की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया है और इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस के द्वारा इनको 2010 में अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट हमारा इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो इन कोची। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोची में शुरू की गई है, आप देख सकते हैं। है वैसे ये बोटी लेकिन मेट्रो के जैसी दिखाई देती है, ठीक है। तो कोची ऐसी पहली सिटी बन गई है जहाँ पे कि वाटर मेट्रो जो है, मेट्रो लाइट के तौर पे इसको जाना जाता है, इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। इसमें सेम कंफर्ट होता है जो कि मेट्रो में होता है, ठीक है। सेफ्टी, कन्वीनियंस, इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, ये सब मतलब कि इसमें मौजूद होता है। 40% ऑफ द कन्वेंशनल मेट्रो सिस्टम का जो प्राइस है उसी वैसा ही है ये। As per the officials, it has also been planned in other cities, श्रीनगर, नासिक एंड गोरखपुर। तो श्रीनगर, नासिक और गोरखपुर में भी प्लान है कि इस तरह की जो मेट्रो है वो चलाई जाए। ये लगभग 10 आइलैंड्स जो हैं सिटी पोर्ट के उनको कनेक्ट करेगी, और इसके जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये से स्टार्ट है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ द वाटर मेट्रो इज़ इट्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस एंड एक्सेसिबिलिटी टू डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। According to CM of Kerala, passengers can reach High Court Terminal to Waipin Terminal in less than 20 minutes without any traffic restrictions। तो ट्रैफिक से भी मुक्ति मिलेगी लोगों को, ठीक है। 20 मिनट से भी कम समय लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाटर मेट्रो से लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा महावीर सिंह फोगाट अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ MMA1, ठीक है। जो महावीर सिंह फोगाट है, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, इस तस्वीर से आपको याद आ जाएगा, इनके ऊपर फिल्म बनी थी दंगल, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ MMA1 फेडरेशन का, ठीक है। ये क्या है, ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में काफ़ी सारी टेक्निक्स जो हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो अलग अलग मार्शल आर्ट के डिसिप्लिन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, ब्राज़ीलियन जूजू है, ठीक है, मुए थाई है, और काफ़ी सारी अलग अलग, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है ये अलग अलग जो मार्शल आर्ट्स हैं उनका, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया गया है। इनका बेसिकली काम होगा जो यंग टैलेंट है भारत में, ठीक है, उनको आगे लेके आना, जो कि इन सब स्पोर्ट में जो कि अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, महावीर सिंह फोगाट, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन MMA1 का। नेक्स्ट है हमारा शारजाह स्टेडियम स्टैंड नेम्ड आफ्टर सचिन तेंदुलकर ऑन 50th बर्थडे। सचिन तेंदुलकर का जो 50वां भी बर्थडे था, उसी के मौके पे शारजाह स्टेडियम जो है उनके नाम पर मतलब कि स्टैंड जो है वो बनाया गया है सचिन जी के नाम पे, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए उनके 50वें जन्मदिन पर। द फर्स्ट स्टैंड एट द रिनोन्ड शारजाह क्रिकेट स्टेडियम हैज़ बीन रीनेम्ड एज अ सचिन तेंदुलकर स्टैंड। A special ceremony was held to commemorate the occasion, which coincided not only with the batting icon's birthday but also with 25th anniversary of his remarkable performance of scoring back-to-back centuries against Australia in 1998, known as the Desert Storm in front of a packed stadium. सचिन्स परफॉर्मेंस इन शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। तो मतलब कि जो शारजाह स्टेडियम है उसका ख़ास तौर से नाता जो है वो जुड़ा हुआ है सचिन जी का, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1998 में, 1998 में, ठीक है। उसके भी 25 साल पूरे हो गए थे, ठीक है। तो ये फाइनल मैच था कोको कोला कप के लिए, ट्रायंगुलर सीरीज़ बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जो कि 22 से 24 अप्रैल 1998 में हुई थी, ठीक है, जिसको कि डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। द शारजाह क्रिकेट स्टेडियम हैज़ बीन अवॉर्डेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होस्टिंग द मोस्ट नंबर ऑफ वनडे इंटरनेशनल्स विद द टोटल 244 मैचेस बीइंग प्लेड एट द वेन्यू। इट हैज़ विटनेस्ड some of the most memorable moments in cricket history over the years। तो शारजाह में सचिन जी के नाम का स्टैंड जो है वो लगाया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल नोटिफाइज 4 more बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। बंगाल में 4 और बायोडाइवर्सिटी
हेरिटेज साइट्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया है, इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल हैज़ नोटिफाइड 4 more बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स टेकिंग द टोटल टू 8। तो अब 8 हो गई हैं वेस्ट बंगाल के पास, ठीक है। ये अपने इकोसिस्टम के लिए और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए, मतलब ये जो टैग है ये दिया जाता है इनको। सबसे पहली कौन सी बनी है नई, 4 बालीदंगा, ठीक है। ये कालीगंज ब्लॉक ऑफ नाडिया में लोकेटेड है, ठीक है। 4 बालीदंगा comprises 2 islands spread across 115 acres। तो इसमें 2 आइलैंड्स हैं, 2 टापू हैं जो कि 115 एकड़ के एरिया में फैले हुए हैं। द एरिया हैज़ ट्रॉपिकल रिवराइन vegetation with tall grasses and trees along with swampy flat land covered with algal mats which are periodically inundated with tidal ebbs। 4 बालीदंगा is a home of almost 100 species of birds, golden monitor lizards and golden jackals। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है 4 बालीदंगा में, ठीक है। इसमें कई तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं, लगभग 100 प्रजातियाँ पक्षियों की पाई जाती हैं। गोल्डन मॉनिटर लिजर्ड यहाँ पे पाई जाती हैं और गोल्डन जैकल यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरी जो साइट है वो है नामदिंग पुखारी, ठीक है। ये नेचुरल हिमालयन वेटलैंड है जो कि कुर्सेंग ब्लॉक जो है दार्जिलिंग का वहाँ पे है। ये लगभग 11.9 एकड़ का जो एरिया है वो कवर करती है और ये हिमालयन स्लैमेंडर का जो है वो घर है, नामथिंग पुखारी, ठीक है। तीसरा है आमखोई फूड फॉसिल पार्क। आमखोई माफ़ कीजिएगा, आमखोई वुड फॉसिल पार्क जो है ये इलाम बाज़ार जो कि बीरभूम में है, जो कि लगभग 10 एकड़ माफ़ कीजिएगा, जो कि 10 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है, वहाँ पे ये जो है सिचुएटेड है। द पार्क हैज़ यूनिक जियोलॉजिकल एंड पेलेलियो बोटानिकल फीचर्स, ठीक है। तो आमखोई वुड फॉसिल पार्क का नाम याद रखिएगा। 4th है स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन, ठीक है। ये कृष्णनगर नादिया में है जो कि 97.88 एकड़ का एरिया कवर करता है। इसमें भी काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आज की डेट में लगभग 36 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो हैं वो इंडिया में हैं, ठीक है। सच साइट्स आर मेंशन्ड इन सेक्शन 37 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट these areas are areas that are unique ecological fragile ecosystems which comprise any of species richness, high endemism, presence of rare endemic and threatened species, keystone species, species of evolutionary significance, wild ancestors of domestic cultivated species of land races और देयर वराइटीज़, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इन चारों के नाम, 4 बालीदंगा, नामथिंग पुखारी, आमखोई वुड फॉसिल पार्क, स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 47th, टेनिस लेजेंड जयदीप मुखरेजिया लॉन्चेस हिज ऑटोबायोग्राफिक क्रॉस कोर्ट। तो टेनिस स्टार हैं जिनका नाम है जयदीप मुखरेजिया, उन्होंने लॉन्च की है अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट, ठीक है। ये एक रिनोन्ड, एक मशहूर टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने क्रॉस कोर्ट नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है उसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये इंडियन टेनिस प्लेयर हैं और इसके अलावा 2 और जो टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है रमेश कृष्णन और सोमदेव देवाराम, उनकी प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस बुक में मुखरेजिया की जो जर्नी रही है, ठीक है, और उनकी लाइफ के बारे में, उनके सक्सेसफुल करियर के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। क्रॉस कोर्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेनिस बट ऑल्सो कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनल लाइफ। सिर्फ इनकी प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ के बारे में भी इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है, उनकी जीतों के बारे में, उनकी निराशाओं के बारे में, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है। काफ़ी कुछ इस बुक में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा यूक्रेनियन फोटोग्राफर विंस वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड विद इमेज ऑफ मैरियोपोल हॉस्पिटल अटैक। मैरियोपोल में जो हॉस्पिटल अटैक हुआ था उसमें एक तस्वीर खींची थी एक यूक्रेनियन फोटोग्राफर ने, जिसके लिए उनको जो है वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो अवार्ड जो है वो मिला है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, इस तस्वीर के लिए मिला है। ठीक है, एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफर, इनका नाम है इवजेनी मेलोल्टिका। ठीक है, इनको मिला है ये जो प्राइज़ है वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर प्राइज़ इनको मिला है। ठीक है, ये जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिनको कि लेके जाया जा रहा है स्ट्रेचर के ऊपर। ठीक है, और हॉस्पिटल में अटैक हो चुका है। ठीक है, इसी फ़ोटो के लिए, मतलब रशियन अटैक हुआ है, इसी तस्वीर के लिए इनको ये जो है ये अवार्ड जो है वो मिला है वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो। फोटोग्राफर का आप नाम याद रख सकते हैं, इवगेनी मेलोल्टिका। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार स्पोर्ट्स साइंड ऋषभ पंत एज ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले हमने रणवीर सिंह की बात की थी, माफ़ कीजिएगा, रणवीर सिंह की बात की थी। इसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ओन्ड स्टार स्पोर्ट्स हैज़ साइंड क्रिकेटर ऋषभ पंत एज इट्स लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। कंपनी ने कहा है कि बाकी जो क्रिकेटर हैं वो इसके बिलीव एम्बेसडर्स हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर। स्टार स्पोर्ट्स सेड इट ओनली हैड 2 एम्बेसडर्स इन 2007। 2017 में इनके सिर्फ 2 ही ब्रांड एम्बेसडर थे। क्रिकेट विराट कोहली इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एसोसिएशन। द एम्बेसडर विल रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज डिफरेंट IPL टीम्स, the broadcaster said. The Believe ambassadors represent different parts of the country as well as different IPL teams. Star Sports will work closely with the cricketers to develop new campaigns and properties to grow the popularity of the sport and drive fandom, especially amongst youngsters. तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ऋषभ पंत जी का। A new book titled Sachin @50 celebrating a maestro by बोरिया मजूमदार। बोरिया मजूमदार जी के एक बुक के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग मैस्ट्रो। ठीक है, तो इस किताब के बारे में जान लेते हैं। बोरिया मजूमदार जी एक मशहूर स्पोर्ट्स हिस्टोरियन रही हैं, पॉपुलर टीवी शो होस्ट रही हैं। ठीक है, उनके द्वारा इस किताब को जो है वो अनवील किया गया है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो ऑन ओकेजन ऑफ लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 50th बर्थडे। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर के 50वें बर्थडे के मौके पे इस किताब को लॉन्च किया गया। ठीक है, द बुक हैज़ बीन कंसेप्चुअली डिज़ाइंड एंड curated by Majumdar with a special back cover note written by Gulzar. It will be officially released on Tendulkar's 50th birthday, which falls on 24th April 2023. The book covers Tendulkar's journey of success, starting from his teenage debut, where he became globally recognized after his bloody nose incident in Pakistan in 1989. It also highlights how he became the greatest batting sensation, ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सचिन जी की ज़िंदगी के बारे में, उनके करियर के बारे में सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है इस किताब में। अगर ऑथर की बात करें तो बोरिया मजूमदार एक स्कॉलर है, इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कमेंटेटर्स, हैविंग कवर्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट बिटवीन 2000 and 2017. He is currently consulting editor, Sport India Today Group and Senior Research Fellow University of Central Lancashire। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस बुक को। इसके साथ ही हमारे 50 करंट अफेयर्स जो हैं, पहला पार्ट जो है अप्रैल मंथ का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ, अप्रैल मंथ के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।